हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछला चैप्टर था जल प्रक्रम, वो आपका पूरा खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है प्रजनन, या जीवों में जन्म किस प्रकार से होता है, तो इसको प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन या रिप्रोडक्शन, री मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस होना या उत्पन्न होना, पैदा होना। तो जीवों द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ये प्रजनन कहलाता है। प्रजनन की एक छोटी सी परिभाषा है कि जीवों जैसा या जीवों द्वारा, तो जीवों द्वारा नहीं, जीवों द्वारा अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन या प्रजनन दोनों एक ही चीज है। प्रजनन की आवश्यकता क्यों है? प्रजनन को किस लिए होता है? तो नंबर 1, हर जात जो है अपने जात की निरंतरता को बनाए हर जीव अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखना चाहता है, इसलिए जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो है ये प्रजनन आवश्यक है। दूसरा, समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न करना। प्रजनन के द्वारा क्या होता है कि समान लक्षणों वाले जीव जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जीव जो हैं वो उत्पन्न नहीं होते। आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति होती है, यानी आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो माँ बाप से उनकी संतानों में जाते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो उनकी वंशागति होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो वंशागत होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते रहते हैं। चौथा पॉइंट है लैंगिक जनन द्वारा। आगे आपको बताया जाएगा जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताओं का उत्पन्न होना। लैंगिक जनन द्वारा संतानें जो होती हैं उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नताएं जो हैं ये जैव विकास का आधार है। जैव विकास एक जो अत्यंत धीमी गति से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सरल कोटि के निम्न कोटि के सरल जीवों से उच्च कोटि के जटिल जीवों का विकास होता है। तो ये जैव विकास का ही आधार है कि मनुष्य आज सबसे टॉप मोस्ट जैव विकास के सबसे शीर्ष पर स्थित है। ये जैव विकास के द्वारा ही संभव हुआ है। अब जनन के कुछ मूल हैं। नई संतति या नई संतानें जो होती हैं अपने जनकों से आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो उसका होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये अपने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के कारण ही समान होती हैं। तो हर जीव का जो डीएनए है वो या हर जात का जो डीएनए है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, और उनकी संतान जो होती है वो भी उसी के कारण से उनके जैसी ही होती है। डीएनए जो है ये जीवों की जो संरचना होती है, जीवों का जो निर्माण होता है, उनकी शारीरिक संरचना का ये ब्लूप्रिंट है, एक तरीके से उनका आधार तैयार करता है। अगर डीएनए नहीं होगा तो नया जीव जो है वो नहीं बन पाएगा। डीएनए पाया कहाँ जाता है? देखो, केंद्रक जो होता है, केंद्रक में क्रोमैटिन धागे जैसी संरचना होती है, ये डीएनए से ही एक्चुअली बनी होती है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है। तो डीएनए जो है ये क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं ये डीएनए के बने होते हैं। जब कोशिका का विभाजन होना होता है तो ये क्रोमैटिन धागे जो होते हैं मोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तब उनको हम गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम पर, इन्हीं गुणसूत्रों पर ही जीन्स पाए जाते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए जो है ये इसका द्विगुणन होता है, यानी जो पुराना डीएनए इसमें केंद्रक में मौजूद है उस डीएनए से नया डीएनए बनता है। तो पहले से उपस्थित डीएनए से नए डीएनए का निर्माण जो है ये द्विगुणन या डुप्लीकेशन कहलाता है। इसकी एक कॉपी एक तरीके से समझ लीजिए डीएनए से बनती है, सेम हूबहू। तो उसी से नए डीएनए का निर्माण होता है, और नए डीएनए ही क्या है? जीवों की शारीरिक संरचना का आधार तैयार करता है, ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अगर डीएनए पुराने डीएनए से नया डीएनए नहीं बनेगा तो जीव जो है उसकी संरचना संभव नहीं है। ये कुछ जानकारियां थी जनन के मूल के बारे में। अब हम देखेंगे
प्रजनन जो है वो कितने प्रकार का होता है। प्रजनन 2 प्रकार का होता है, तो कौन कौन सा है इसके बारे में हम देखेंगे। हाँ बच्चों, तो जनन के ये हैं प्रकार। जनन जो है 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या है? जनन कोशिकाओं के बिना, हमारे शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पाई जाती हैं कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल, और एक होती हैं जनन कोशिका या उसको कहते हैं सेक्स सेल्स। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो जनन कोशिकाओं को कहा जाता है सेक्स सेल्स। जनन कोशिकाओं के बिना एक ही जनक द्वारा शरीर के किसी भाग से नए जीवधारी का निर्माण अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की क्रिया में क्या होता है? इसमें जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं और नर और मादा में से कोई भी एक ही जीव जो है, एक ही जीव के शरीर के किसी भाग से नया जीव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ये क्रिया अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो जनन कोशिकाओं के बिना, क्यों इसमें जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेती, तो जनन कोशिकाओं के बिना एक ही जनक द्वारा शरीर के किसी भाग से नए जीवधारी का निर्माण होना अलैंगिक जनन कहलाता है। ये ज्यादातर जो निम्न कोटि के जीवधारी हैं उनमें ये पाया जाता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें नर और मादा 2 जनक की आवश्यकता होती है। नर और मादा दोनों, नर और मादा की जनन कोशिकाओं, इसमें देखो जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं। जनन कोशिकाओं के संलयन या उसको निषेचन कहते हैं। नर और मादा की जनन कोशिकाएं जब मिलती हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। और जनन कोशिकाओं को युग्मक भी कहते हैं, गैमीट कहते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं या उनका जब संलयन होता है या निषेचन की क्रिया, उसी को कहते हैं, मिलना ही निषेचन है। निषेचन के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है उसको लैंगिक जनन कहते हैं। तो नर और मादा की जनन कोशिकाओं के संलयन के पश्चात उत्पन्न जो संतानें होती हैं उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या है, मनुष्य में भी लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है, इसमें भी, इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। अब है लैंगिक जनन के लक्षण। पहले हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन के क्या क्या लक्षण हैं। अलैंगिक लक्षण जो है ये एक ही जनक द्वारा हो जाता है, यानी नर हो या मादा हो, कोई जरूरी नहीं कि नर मादा दोनों हो तभी जनन की क्रिया होगी। तो नर या मादा किसी दोनों में से कोई भी एक उपस्थित हो तो उसके द्वारा जनन की क्रिया हो जाती है। तो ये जनन एक ही जनक द्वारा होता है। एक ही जनक जो है इस प्रकार के अलैंगिक जनन के लिए काफी होता है। नए जीव केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। इसमें जो जीव भाग लेते हैं वो जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो भाग नहीं लेते, बल्कि कायिक कोशिकाओं द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में समसूत्री विभाजन होता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन होता है। एक सूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो सूत्री विभाजन जो होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये चूंकि अलैंगिक जनन है तो इसमें कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, और कायिक कोशिकाओं में जो विभाजन की क्रिया होती है वो समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन यानी जिस कोशिका का विभाजन होता है उसको मदर सेल या मातृ कोशिका कहते हैं। और मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही गुणसूत्र, जब एक कोशिका विभाजित होती है तो जो विभाजित होती है उसको मदर सेल कहते हैं। विभाजित होने के पश्चात जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनको संतति या डॉटर सेल्स कहा जाता है। तो मदर सेल में जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही गुणसूत्र जो डॉटर सेल या संतत नई कोशिकाएं बनती हैं उतने ही गुणसूत्र जो होते हैं वो नई संतत कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जनन में समसूत्री विभाजन होता है। इसमें उत्पन्न संतानें जनकों के समान होती हैं। इसमें जो संतान उत्पन्न हो रही है अलैंगिक जनन की क्रिया में, इसमें जैसे जनक होते हैं
ठीक उसी प्रकार से उनकी संतानें भी वैसे ही होती हैं, उनमें उसी तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट यह है कि इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मक दोनों भाग नहीं लेते। जिसमें दोनों भाग लेंगे उसमें युग्मक का निर्माण होगा, तो इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन दोनों नहीं होता। ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये जो क्रिया होती है निषेचन और युग्मक निर्माण, इसमें होता है लैंगिक जनन में होता है, और ये अलैंगिक जनन है, तो अलैंगिक जनन में ना ही युग्मक बनेगा और ना ही इसमें निषेचन की क्रिया होगी। अब हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है। हाँ तो बच्चों, ये है अलैंगिक जनन के प्रकार। कौन कौन सी विधियां हैं? इसकी कई विधियां हैं। पहला है विखंडन, या इसको फिजन कहते हैं। विखंडन का या फिजन का मतलब होता है टूट जाना। तो इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। द्विविखंडन में क्या होता है, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, जीवाणु है, इसमें क्या होता है कि एक जीव जो है इसके अंदर ये केंद्रक है, इसका केंद्रक क्या होता है, ये पहले दो भागों में विभाजित होता है और फिर इसके बाद इसकी कोशिका जो है वो बीच से कंस्ट्रिक्ट होती है, सिकुड़ती है, और सिकुड़ करके फिर इसके बाद क्या होती है, पूरा केंद्रक जो होता है दो भागों में बंट जाता है, और केंद्रक दो भागों में बंटने के बाद ये पूरी कोशिका जो होती है ये भी दो भागों में बंट जाती है। तो इसको कहते हैं द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। अमीबा और यूग्लिना जीवाणु में इस प्रकार से क्रिया होती है द्विविखंडन की। बहुविखंडन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में ये होता है कि इसका केंद्रक जो होता है, जैसे उदाहरण के रूप में अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसका केंद्रक है, कोशिका का जो केंद्रक है, ये बहुत छोटे छोटे भागों में टूट जाता है केंद्रकों में, और हर केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य बन और उसके चारों ओर एक झिल्ली बन जाती है, केंद्रक झिल्ली बन करके ये कई भागों में या कई हजारों की संख्या में ये इसमें संतत कोशिकाएं जो हैं वो बन सकती हैं, और ये पड़ा रहता है। जब अनुकूल मौसम आता है तो इसकी दीवार जो होती है वो टूट जाती है, फट जाती है, और इसमें से तमाम संतत कोशिकाएं जो होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, और हर एक नई कोशिका से एक नया जीवधारी जो है वो उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। यह है बहुविखंडन। द्विविखंडन में दो ही भागों में बढ़ता है, बहुविखंडन में बहुत सारे भागों में ये केंद्रक जो होता है वो टूट जाता है, और इसके पश्चात जो होता है बहुत सारे इसमें से नए जीव जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है खंडन या फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, ये भी टूटना है, ये विखंडन का मतलब भी टूटना था, ये भी फ्रैगमेंटेशन का मतलब है टूटना। यूलोथ्रिक स्पाइरोगाइला, ये स्पाइरोगाइला है, इसकी कोशिका है, ये एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है। इसमें क्या नाम है, सीढ़ीदार जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है स्पाइरल वे में। तो अब इसमें क्या होता है कि ये इसकी कोशिका, ये पूरा जीव जो होता है दो या दो से अधिक भागों में, पूरा जीवधारी दो या दो से अधिक भागों में खंडित हो जाता है, टूट जाता है, और हर एक खंड से फिर नया जीव जो होता है वो बन जाता है। ये इस प्रकार है, ये इसको कहते हैं खंडन या फ्रैगमेंटेशन। तो ये फ्रैगमेंटेशन या खंडन जो है, इसमें यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइला है, इसमें इसका शरीर दो या कई भागों में टूट जाता है, और हर एक भाग से एक नया जीव जो है पूर्ण रूपेण बन जाता है। ये क्रिया है खंडन की। अब इसके बाद ये तो था विखंडन और खंडन। विखंडन और खंडन के पश्चात और भी बहुत प्रकार हैं से इसकी क्रिया होती है लैंगिक जनन की। तीसरा है मुकुलन। मुकुलन
मुकुलन या इसको अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग। उदाहरण के रूप में अगर हम इसको देखें तो इसमें एग्जाम्पल आपका है ईस्ट है, हाइड्रा है। इसमें क्या होता है कि जो मुख्य कोशिका होती है, जैसे ईस्ट है, ये एक मेन कोशिका है ईस्ट की। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे उभार बनता है, इसको कहते हैं मुकुल या इसको बड कहते हैं, मुकुल या बड। इससे फिर दूसरा मुकुल भी बन सकता है और इस तरीके से मुकुलों की एक जंजीर हो सकती है। तो इस तरीके से हर मुकुल फिर इस मात्र कोशिका से अलग हो जाएगा और हर एक मुकुल से एक नया जीव जो है वो उत्पन्न होगा। इसी को कहा जाता है मुकुलन, इसको कहते हैं ईस्ट। इसी तरीके से हाइड्रा में होता है। हाइड्रा क्या है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में एक कली या छोटा सा उभार ऐसे बनता है ये, और ये है हाइड्रा, पूर्ण हाइड्रा। हाइड्रा तो ये है मुकुल कहलाएगा, मुकुल। इसके कहीं से भी जो स्टॉक होता है इसका, उस स्टॉक से एक छोटी सी कली जैसी संरचना निकलती है जिसको मुकुल कहा जाता है। और ये मुकुल फिर धीरे धीरे बढ़ करके फिर क्या होगा, ये इससे अलग हो जाएगा। मुकुल जो है, जो मदर सेल है हाइड्रा, ये इससे अलग होकर के मुकुल जो होता है वो अलग हो जाता है और इससे फिर से एक नया जीवधारी जो होता है वो बन जाता है। इस तरीके से इससे नया जीवधारी जो होता है वो ऐसे बन जाता है, फिर ये पूर्ण विकसित हो जाता है। तो ये मुकुलन की क्रिया होती है, इसको कहते हैं बडिंग। इसके द्वारा भी जो है हाइड्रा है और ईस्ट है, इसमें इस तरीके से क्रिया होती है। चौथा है जिसको कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन या इसको कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इसमें क्या होता है, रीजेनरेशन जैसे प्लेनेरिया वगैरह है, तो पुनरुद्भवन में प्लेनेरिया है, इसमें क्या होता है, ये एक जीव है प्लेनेरिया। ऐसे जीव, इसका प्लेनेरिया है, हाइड्रा भी है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि इसका शरीर जो है अगर कहीं से भी कट जाए, इसका शरीर मान लो यहां से कट गया, 3 भागों से कट गया, इसका शरीर 3 भागों में खंडित हो गया, टूट गया, तो इससे क्या होता है, एक भाग ये खंडित होकर के हुआ, खंडित हो गया, और दूसरा भाग ये खंडित हुआ, और तीसरा भाग ये खंडित हुआ। अब इन तीनों भागों से क्या होता है कि नया जीव जो है वो उत्पन्न हो जाता है, नया जीव जो है वो बन जाता है। ये प्लेनेरिया हो गया, ये दूसरा प्लेनेरिया हो गया, ये तीसरा प्लेनेरिया हो गया। तो ये नए जीव उत्पन्न हो गए, नए जीव उत्पन्न हुए, किससे, प्लेनेरिया से, प्लेनेरिया से। तो ये प्लेनेरिया का एक जीवधारी है। इसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाएं तो हर एक टुकड़े से एक नया जीव जो है वो
फिर से बन जाता है। इस क्रिया को कहते हैं रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो ये भी एक प्रकार है अलैंगिक जन्म की क्रिया के द्वारा। इसके बाद है एक और बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जन्म की क्रिया, बीजाणुओं द्वारा या कौन सा पॉइंट था ये, चौथा, ये पांचवा होगा, पांचवा पॉइंट नंबर 5, बीजाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा बाई स्पोर्स या स्पोरुलेशन इसको कहते हैं, स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन का। इसमें क्या होता है बच्चों, बीजाणुओं में जैसे कवक है, राइजोपस है, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, राइजोपस, राइजोपस, म्यूकर। इसमें क्या होता है कि इसका शरीर कवक जाल का बना होता है और ये कवक जाल या इसको हाइफी कहते हैं, माइसीलियम इसको कहते हैं। यहां से एक ऐसे संरचना निकलती है और ऊपर जा करके ये एक फूली हुई संरचना जैसी रचना बनाती है, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। यहां से भी रचना निकल सकती है, यहां से रचना निकल रही है, ये, और इसके अंदर स्पोर्स या बीजाणु जो हैं वो बनते हैं, संतत कोशिकाएं बनती हैं, स्पोर्स। ये इसको कहते हैं बीजाणु, बीजाणु धानीधर, धानीधर या स्पोरेंजियोफोर इसको कहा जाता है। और यह जो संरचना है इसको कहते हैं बीजाणुधानी, बीजाणुधानी स्पोरेंजियम, सिंगुलर स्पोरेंजियम है और प्लूरल जो है वो स्पोरेंजिया है। ये भी सब बीजाणुधानियां, बीजाणुधानी। और ये बीच में हाइफी या माइसीलियम है या इसको कवक जाल कहेंगे, कवक जाल। यहां से राइजोइड्स वगैरह भी ये निकली होती हैं ये। तो कवक, अब जब इसमें स्पोर्स जो होते हैं ये इसको स्पोर कहेंगे। ये क्या है, स्पोर। स्पोर जब इसके अंदर मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो बीजाणुधानी जो है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। और बीजाणुधानी फट करके इससे बाहर जो है वो तमाम सारे बीजाणु जो होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। सब बीजाणु, बीजाणु या स्पोर इसी को कहेंगे, बीजाणु या स्पोर एक ही चीज है। तो अब हम प्रत्येक बीजाणु से एक नया जीव जो है वो फिर से उत्पन्न होता है। ये क्रिया होती है बीजाणुधानी, बीजाणुओं द्वारा या स्पोरुलेशन इसको कहते हैं, या बाई स्पोर्स। स्पोर्स में क्या होता है कि जैसे ये राइजोपस, राइजोपस कवक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत इसमें एक संरचना बनती है जिसको बीजाणुधानीधर कहते हैं। बीजाणुधानीधर के ऊपर का भाग जो होता है फूला हुआ होता है, उसको कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु बनते हैं और बीजाणु जो होते हैं
यानी वही केंद्रक विभाजित होकर के इसमें भी बीजाणु का निर्माण करता है। और बीजाणु धानी के अंदर जब बीजाणु या स्पोर जो है परिपक्व हो जाते हैं तो बीजाणु धानी जो होती है वो फट जाती है, और बीजाणु धानी के फटने के पश्चात इसमें से बीजाणु जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, और फिर हर एक बीजाणु से एक नया जीवधारी जो होता है वो उत्पन्न होता है। ये विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन के प्रकार थे, यानी कौन कौन से प्रकार से अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन क्या है इसके बारे में।